नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा विकास को प्रभावित करने वाले कारक या परिबल। अब हम देखने जा रहे हैं कि परिपक्वता के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन सी चीज़ों का योगदान होता है, वो आज हम जानेंगे। तो पहला है पॉइंट उसमें जैविक प्रक्रियाएं। विकास अधिकतर जनिन तत्वों पर आधारित होता है। यह जैविक प्रक्रिया है। यह प्रक्रियाएं माता पिता की ओर से अनुवंश में जनिन तत्वों के रूप में प्राप्त होती है, जैसे शरीर का बढ़ना, डायबिटीज़ होना, हृदय रोग होना आदि जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब कि जैविक प्रक्रियाएं जो अधिकतर हमको माँ बाप के जीन्स, माँ बाप के जो जनिन तत्व होते हैं उनके द्वारा मिलती है। इसमें कई बार बच्चे का वज़न बढ़ना, कद बढ़ना, वो आप देखोगे। कई बार माँ बाप के अनुवंश के द्वारा उनको बीमारी भी मिल जाती है, डायबिटीज़ हुआ, हृदय रोग हुआ आदि। ये जैविक प्रक्रियाओं में होते हैं जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलते हैं। अगला है बोधात्मक प्रक्रियाएं। विकास में होने वाले कई बदलाव चिंतन, अनुभूति, समस्या समाधान की सूझबूझ, भाषा प्रयोग आदि मनोव्यापारों के साथ संलग्न होते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को बोधात्मक प्रक्रिया कहते हैं। उपस्थित हुए संयोगों में व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करेगा, इन पर से इन प्रक्रियाओं की अनुभूति होती है। व्यक्ति प्रश्नों के निराकरण के दौरान जिस भाषा का उपयोग करता है और जो व्यवहार करता है उसमें ऐसे मुद्दे प्रतिबंधित होते हैं। बोधात्मक प्रक्रिया अर्थात कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपने थिंकिंग से, अपनी समस्या समाधान करने की शक्ति से वो व्यवहार करता है। वो हर व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार करता है उसके समस्या के अनुरूप। तो वो जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग और भाषा का उपयोग करता है वो बोधात्मक प्रक्रियाओं में होता है। जैसे रास्ते में वाहन टकरा जाए तो शांत मन वाला स्वस्थ व्यक्ति माफ़ी मांगेगा, जबकि उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति अंधा है, दिखाई नहीं देता, इस प्रकार कहेगा। तो यहाँ पे बोधात्मक जो उसकी शक्ति है, चिंतन शक्ति, समस्या समाधान, सूझबूझ और भाषा प्रयोग, यहाँ पे वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होगा तो वो क्षमा मांग लेगा और कोई भी समस्या पैदा होने से पहले ही उसका निराकरण कर देगा। लेकिन अगर उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति होगा तो वो अंधा है, दिखाई नहीं देता, उसको बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग करेगा जिससे समस्या काफ़ी गंभीर हो सकती है। इस तरह एक ही प्रकार के संयोगों में अलग अलग व्यक्ति अपने बोधात्मक विकास के अनुसार भाषा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार एक ही प्रश्न पत्र के उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी के एक समान नहीं होते हैं। इस प्रकार बोधात्मक विकास के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है। मतलब कि जैसे कोई एक ही प्रश्न पत्र हो तो सभी विद्यार्थी एक ही तरीके का उत्तर नहीं लिखते, क्योंकि उनकी बोधात्मक क्षमता के अनुसार उनकी जो लिखने की शैली होती है, उनकी भाषा अभिव्यक्ति होती है, वो अलग अलग देखने को मिलती है। अगला है सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाएं। व्यक्ति के विकास में सामाजिक वातावरण का भी बहुत योगदान होता है। एक ही माता पिता के दो बालक अलग अलग वातावरण में लालन पालन हो तो दोनों के उस प्रकार के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। घर में पला बढ़ा बालक और किसी संस्था में पला बढ़ा बालक, दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। दो जुड़वा बालकों में से एक बालक हिंदुस्तान में हुआ हो और दूसरे का पालन अमेरिका में हुआ हो तो जैव अनुवंश एक समान होने के बावजूद सामाजिक सांवेगिक प्रभाव अलग अलग होते हैं। यदि माता पिता अपने बालकों के पालन में स्नेह में भेदभाव रखे तो उसका प्रभाव बालक के व्यक्तिगत विकास पर होता है। इस प्रकार बालक के विकास में सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब कि मैं एक सीधी सी बात करूं कि जैसे दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की के प्रति अगर माँ बाप के जो विचार हैं, जो थिंकिंग है, वो अगर नेगेटिव रहेगी तो वो लड़की भी नेगेटिव होगी, और लड़के के प्रति अगर अच्छा व्यवहार है तो वो लड़का पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से जो हमारे सामाजिक सांवेगिक व्यवहार हैं वो व्यक्ति के मानसिक शक्ति, व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत ही असर करता है। इसमें जैसा कि उदाहरण दिया है कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे ट्विन्स हों, जुड़वा हों, एक का लालन पालन भारत में हुआ हो और एक का लालन पालन अमेरिका में हुआ हो, तो यहाँ पे वातावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण होगा उस तरीके से उसमें वैसा विकास होगा। अगर भारत में हुआ है उसका जन्म तो उसमें कल्चर, संस्कृति, सभ्यता का आपको चित्रण देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर अमेरिका में हुआ है तो वहाँ पे वो सब चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि विकसित राष्ट्र होने की वजह से वहाँ पे
संस्कृति को कम महत्व दिया जाता है, संस्कार को कम महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक सामूहिक प्रक्रियाएं ये मानव विकास पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा पर्यावरण। व्यक्ति के विकास पर व्यक्ति जिस स्थान भौगोलिक परिस्थिति में जीता हो और वृद्धि हो रही हो उसका प्रभाव होता है। इस प्रकार के प्रभाव को पर्यावरण का प्रभाव या पारिस्थितिक प्रभाव कहते हैं। पर्यावरण बालक को उद्दीपन और व्यवहार के लिए भूमिका प्रदान करता है, इसलिए जिस प्रकार का पर्यावरण उस प्रकार व्यवहार बालकों में आता है। कमज़ोर पर्यावरण बालक के विकास में अवरोधक होता है। कमज़ोर पर्यावरण मतलब कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा ऐसे वातावरण में रहे जहाँ का व्यवहार, जहाँ का वर्तन काफ़ी समाज के लिए अच्छा नहीं है या समाज के लिए गलत है, तो वहाँ पे उस तरीके से ही बालक का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पे दुर्गानंद सिन्हा का प्रतिमान जो पर्यावरण के लिए दिया गया है कि व्यक्ति किस तरीके से विकास पाता है, किस तरीके से उसका लालन पालन होता है, किस तरीके से वो सामाजिक तौर पर उसका विकास होता है, वो इसमें बताया गया है। दुर्गानंद सिन्हा ने बालक के विकास के मुख्य 3 विभाग किए हैं: घर, विद्यालय और समवयस्क। यह प्रत्येक विभाग भारतीय बालक को शारीरिक, सामाजिक, अन्य व्यक्तियों के साथ आंतरक्रिया और बाह्य चेष्टाओं के लिए फलक प्रदान करता है। इसका व्याप आवास के स्थान के भौगोलिक, भौतिक और सामाजिक स्तर और बालक को प्राप्त होने वाली सुविधाएं आदि माना जाता है। इन सभी पर्यावरणीय घटकों का प्रभाव बालक के विकास के प्रकट लक्षणों में दिखाई देता है। सर्वप्रथम बालक घर में संपर्क में आता है, इसलिए घर का स्थान, घर का प्रकार, रहने खेलने का खुलापन, सुविधाएं, खिलौने घर के व्यक्ति और पड़ोसी से प्रभावित होता है। बालक थोड़ा बड़ा होने पर विद्यालय जाता है, इसलिए विद्यालय का प्रकार, शिक्षा का माध्यम, शैक्षिक सुविधाएं, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक, अभ्यास के विषय, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध आदि का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसके अलावा विद्यालय के मित्र और आस पड़ोस के मित्र, उनकी प्रवृत्तियाँ, समवयस्कों में होने वाली आंतरक्रिया, बचपन के अनुभव, बालक का नाम, उसे पहचानने के लिए मिलने वाले कपड़े, घर और मित्रों में उसका स्थान और सम्मान, बालकों को मिलने वाला आहार आदि मुद्दे भी प्रभावित करते हैं। इन घटकों का स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिखाई नहीं देता, किंतु लगातार आंतरक्रिया के द्वारा इन घटकों का प्रभाव पड़ता रहता है तथा दूसरे मुद्दे इसके साथ गूंथ जाते हैं और अलग अलग प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे का जो जन्म है या विकास है वो घर से ही होता है। सर्वप्रथम वो घर से होगा, वहाँ पे वो संस्कृति सीखेगा, संस्कार सीखेगा, अपने बड़ों को जानेगा, अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनकी मतलब उनको समझना, अपने आस पड़ोसियों को समझना। फिर उसके बाद जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय का रंग, रूप, आकार, शिक्षक, विद्यार्थी, पुस्तक, ये सबको देखता है, तो वहाँ पे उसका थोड़ा और विकास होता है। फिर जब ग्रुप में जाता है, समूह में, मतलब समवयस्कों में, जहाँ पे उसके मित्र मिलते हैं, उसके आस पड़ोस के मित्र मिलते हैं, तो वहाँ पे वो अलग अलग तरीके से अपना विकास करता है, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर सीखता है। सामान्य भौतिक वातावरण, जिस बालक का विकास हुआ हो उसका भौगोलिक वातावरण भी जानना आवश्यक है। ठंड गर्म प्रदेश, पहाड़ी विस्तार, वन प्रदेश, रण प्रदेश आदि का प्रभाव स्वभाव, रहन सहन, विचार, काम करने की शक्ति पर पड़ता है। जहाँ पे ठंडा प्रदेश होगा वहाँ पे काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। पहाड़ी विस्तारों में बहुत एक्टिव लोग होते हैं। वन प्रदेश में भी काफ़ी एक्टिव देखने को मिलते हैं। रण प्रदेश में भी इस तरीके से अलग अलग तरीके से जैसा जिसका रहन सहन होगा वैसा उसका स्वभाव होगा, वैसा उसका काम करने की शक्ति देखने को मिलेगी। अगला है संस्थाकीय ढांचा। इस ढांचे में जाति, वर्ग, धर्म आदि का समावेश होता है। जाति, वर्ग, धर्म आदि के कारण यह एक ऐसा पर्यावरण मिलता है कि जिसके कारण विशिष्ट भूमिका की अपेक्षा बनती है और उस व्यक्ति पर मर्यादाएं भी रखें और कुछ प्रवृत्तियों का निर्देश भी करता है। जैसे विचरती जाति के लोगों और स्थायी रूप से शहर में रहने वाले लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार लोकशाही या तानाशाही परिवारों में पले बालकों में भी व्यवहार का तरीका अलग देखने को मिलता है। शहरों में रहने वाले लोगों और विचरती घूमती फिरती जातियों के बोलचाल, रहन सहन, विचार शैली, उनके बोलचाल सब में अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। ऐसे ही लोकशाही मतलब कि फ्रीडम दी हुई बच्चों को, और तानाशाही मतलब कि शासित रूप से पले हुए बच्चों में अगर देखें तो उनमें उनके व्यवहार में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगला है सामान्य सुविधाएं।
व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं पौष्टिक आहार, पानी आदि की सुविधा बालक के शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती को प्रभावित करती हैं। यदि व्यक्ति की अभिरुचि और अभियोग्यता अनुसार उसे सुविधाएं मिले और प्रोत्साहन भी मिले तो व्यक्ति का विकास बहुत अच्छा होता है। मतलब कि उसकी तंदुरुस्ती, उसके मानसिक और शारीरिक विकास को करना है, बढ़ाना है, तो उसकी अभिरुचि, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी अभियोग्यता, उसकी योग्यता के अनुसार उसे वो सब सुविधाएं मिले और प्रोत्साहन मिले तो उसका विकास काफ़ी अच्छा होता है। सामान्य सुविधाएं व्यक्ति में विशेष बदलाव नहीं करती, लेकिन व्यक्ति की अपनी शक्तियां और अभिरुचि के अनुसार का वातावरण न हो तो अनेक प्रकार की परेशानियां उपस्थित होती हैं। व्यक्ति का आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप व्यवहार निष्पन्न होता है। जैसे एक ही संस्था में पलने वाले बालकों को एक प्रकार का वातावरण मिलता है, किंतु सभी बालकों की अनुवंश समान न होने से उन पर प्रभाव समान नहीं पड़ता, इसलिए उनके विकास में भिन्नता मिलती है। मतलब कि यहाँ पे जो उनके अनुवंश है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ही वातावरण, एक ही पर्यावरण मिले, लेकिन उनका अनुवंश अलग अलग हो तो वो बच्चों में अलग अलग विकास देखने को मिलता है। व्यक्ति के जीवन काल के दौरान जैसे तैसे व्यक्ति की आयु अवस्थाएं बदलती है, वैसे वैसे पर्यावरण भी बदल सकता है। जैसे बाल्यावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि। प्रत्येक अवस्था में उसके प्रश्न, उसकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक तथा शरीर में होने वाले जैविक बदलाव के कारण पर्यावरण का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। तदुपरांत जीवन काल के दौरान विद्यालय में प्रवेश, शिक्षा प्राप्त करना, विवाह करना, व्यवसाय प्रारंभ करना, संतानों का लालन पालन आदि स्तरों का भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ व्यक्तियों के जीवन में तलाक, व्यवसाय में परेशानी, आर्थिक परेशानी, परिवार के मुख्य व्यक्तियों की मृत्यु जैसे संक्रांति के स्तर आते हैं। इस पर जैविक परिवर्तन तथा पर्यावरण के परिवर्तनों का संयुक्त प्रभाव होता है। विकास शून्यावकाश में नहीं होता, वह हमेशा विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही निर्मित होता है। जैसा कि हम जानते हैं, विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो व्यक्ति जब जन्म लेगा तो उसकी आवश्यकताएं अलग होगी, जब 5 साल का होगा तो उसकी आवश्यकताएं अलग होगी, प्रौढ़ावस्था में जाएगा तो उसकी आवश्यकताएं अलग होगी और वृद्धावस्था में जाएगा तो उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। इसी के कारण कई बार कुछ समस्याएं भी आती हैं। वो समस्याओं का सामना करने के लिए उसके अंदर जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे विकास को जानने के सिद्धांत। धन्यवाद।